साइंस के इस अनोखे सफर में मैं शुरू कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6। फिर से मैं तुम्हारा दोहराता हूँ कि हमारी द्वितीय एकम कसौटी होने वाली है। उसके अंदर चैप्टर नंबर 1, 6, 10 और 15 आने वाले हैं। आपका एकम कसौटी के 25 मार्क्स रहेंगे। इसलिए जो मैंने आपको चैप्टर 1 और 15 के वीडियो भेजे हुए हैं, इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। व्हाट्सएप में पर्सनल मैसेज करके आप प्रश्न पूछ सकते हो। और चैप्टर 1 और 15 के जो स्वाध्याय है वो आपको अपने चौपड़े में पूरे करने हैं, क्योंकि जो आपकी एकम कसौटी होती है उसमें मुख्यतः जो प्रश्न जो होते हैं वो स्वाध्याय से ही पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपने चैप्टर 1 और 15 के स्वाध्याय लिख लिए होंगे। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अध्याय 6। अब तक हमने जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो थे रसायन विज्ञान के और सामाजिक विज्ञान के। अब मैं शुरुआत कर रहा हूँ जीव विज्ञान की। ये जीव विज्ञान जो सजीव हमारे जैसे मनुष्य के साथ जुड़ा हुआ है, इसका ये अभ्यास है। आशा करता हूँ कि आपको इसके अंदर इंटरेस्ट आएगा और पढ़ने में मजा भी आएगी। आपको वीडियो पसंद आते हैं दोस्तों, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, तो और आगे मैं आपको इंटरेस्टिंग वीडियो भेजता रहूँगा। शुरुआत करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अध्याय नंबर 6, जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या होता है कि प्रक्रम अर्थात हमारे शरीर के अंदर सदे हुए तंत्र, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर पोषण के लिए, श्वसन के लिए, वहन के लिए, उत्सर्जन के लिए तंत्र होते हैं, उसको प्रक्रम कहा जाता है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले सजीव अर्थात क्या। हम इनको सजीव बोलेंगे और इनको निर्जीव बोलेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सजीव की परिभाषा क्या होती है। तो सजीव किसको कहते हैं? तो जो हलन चलन कर सके, जैसे कि मैं हलन चलन कर रहा हूं, जो सांस लेते हैं, जो वृद्धि और विकास करते हैं। वृद्धि यानी कोई भी इंसान का संतान या बच्चा जब पहले पैदा होता है तब छोटा होता है, धीरे धीरे वृद्धि करके वो उसकी हाइट वो सब बढ़ती है, तो वैसे उसको वृद्धि कहा जाता है। तो सभी प्राणी जो सांस लेते हैं, जिसका वृद्धि होता है, जो जनन करके अपने जैसा नया सजीव पैदा कर सकते हैं, इनको हम सजीव कह सकते हैं। कभी आपने देखा होगा कि निर्जीव वस्तुओं का वृद्धि और विकास हुआ। एग्जाम्पल लेता हूँ कि बोर्ड का है। बोर्ड जैसे जैसे साल बढ़ते जाएंगे उसका आयतन बढ़ेगा नहीं, ये संभव नहीं है। जो सजीव होते हैं वही वृद्धि और विकास कर सकते हैं। इस बोर्ड में दूसरा बोर्ड बैठा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो जो वस्तुएं सांस नहीं लेते हैं, वृद्धि और विकास नहीं करते हैं, उसे निर्जीव कहते हैं। और जो वृद्धि और विकास करते हैं, अपने जैसा दूसरा सजीव पैदा करते हैं और जो श्वसन जैसी क्रिया करते हैं, उनको हम सजीव कह सकते हैं। तो ये थी सजीव की परिभाषा। अच्छा, तो हमने कहा कि सजीव हलन चलन करता है और वृद्धि करता है। तो जैसे हम सजीव है, हमारे सजीव के अंदर हलन चलन करने के लिए हम सोचते हैं आणवीय स्तर पे। आणवीय स्तर का क्या होता है? जैसे हमारा शरीर है वो तंत्रों से बना हुआ है। एग्जाम्पल लेता हूँ मैं हमारा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र के अंदर
कौन कौन सी अंगिकाएं होती है? मुख, जीवा, ग्रसिनलिका, जठर, स्वादुपिंड मीन्स अग्नाशय, यकृत, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलद्वार, ये पाचन तंत्र के अंगिकाएं हैं। ये अंगिकाएं कैसे बनती है? अंगिकाएं बनती है उत्तक या पेशी से, जो आपने कक्षा 9 के अंदर पढ़ाई की होगी। सर ये उत्तक कैसे बनते हैं? तो ये उत्तक बनते हैं कोशिकाओं के संयोजन से। जैसे भौतिक विज्ञान के अंदर कोई भी पदार्थ का बेसिक, उसका सबसे सूक्ष्म स्वरूप होता है, परमाणु होता है, वैसे हमारे जैसे सजीवों का सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। हमारा शरीर अनगिनत कोशिकाओं से बना हुआ है। एक अंदाज के अनुसार जो हमारा शरीर है 17 ट्रिलियन कोशिकाओं से बना हुआ है। कितना? 17 ट्रिलियन, यानी 17 गुना 10 की 12 घात जितनी कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर होती है। ये कोशिकाएं मिलकर बनाते हैं उत्तक। क्या बनाते हैं? उत्तक बनाते हैं। और ये उत्तक मिलके बनाते हैं अंगिका, और अंगिकाएं मिलके बनाती है प्रक्रम। इस अनुसार हमारे शरीर की रचना होती है। इस अनुसार हमारे शरीर की रचना होती है। जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर के अंदर कोशिका मुख्य घटक है। ये कोशिका जो होती है उसके अंदर हर समय पे लाखों कोशिकाएं नई उत्पन्न होती है, लाखों कोशिकाएं मरती है। ये वजह है आणविक गति की वजह से। ये कोशिकाएं गति करती है, तो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए ये कोशिका का मरना भी जरूरी है और नई कोशिका उत्पन्न होना भी जरूरी है। ये क्रिया अटक जाएगी तो कोई भी सजीव जिंदा रह पाएगा नहीं। तो सजीव को जीवन टिकाए रखने के लिए ये आणविक गति जरूरी है। आपको आणविक गति के बारे में समझाया। नेक्स्ट है कोशिका। जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर के अंदर 17 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं हर समय पे नया उत्पन्न होता है और पुरानी कोशिकाएं मृत हो जाती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। तो पुरानी कोशिकाओं को मारने के लिए और उसका मरम्मत करने के लिए और कोशिका नया उत्पादन करने के लिए उसका अनुरक्षण का कार्य चालू रहना जरूरी है। तो ये अनुरक्षण का कार्य करने के लिए हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रक्रम होते हैं। तो ये प्रक्रम जो होते हैं वो हमारे अध्याय 6 का मुख्य विषय है। तो एक के बाद एक हम ये इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये मनुष्य के अंदर कैसा होता है और वनस्पतियों के अंदर ही जैव प्रक्रम कैसे कार्य करते हैं, वो हमारे जीव विज्ञान का मुख्य आधार है कक्षा 10 के अंदर। अब जैव प्रक्रम अर्थात क्या? जैव प्रक्रम की परिभाषाएं दे रहा हूं मैं। सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उससे जैव प्रक्रम कहते हैं। प्रक्रम कौन से? तो पोषण प्रक्रम, श्वसन प्रक्रम, वहन प्रक्रम और उत्सर्जन प्रक्रम। ये सभी मिलके कोशिकाओं के अनुरक्षण यानी मरम्मत करने का, उत्पादन करने का और कोशिकाओं को शरीर से दूर करने का, कचरा दूर करने का कार्य होता है, जिसकी वजह से कोई भी सजीव जिंदा रह सकता है। कोई भी सजीव यानी एक कोषीय सजीव से लेकर
और बहुतंत्रीय सजीव के अंदर भी अनुरक्षण का कार्य होता है। आपने सुना होगा विषाणु, वायरस भी एक कोषीय सजीव है। हम उसको मृत मानते हैं, लेकिन वायरस जो होता है, जब तक वाहक शरीर नहीं मिले वो निष्क्रिय स्वरूप में रहता है। जैसे ही उसको वाहक शरीर मिल जाएगा वो जिंदा हो जाएगा और अपना जन्म का कार्य करता है। यानी कोई भी सजीव को जिंदा रहने के लिए अनुरक्षण का कार्य करते ही रहना पड़ेगा। जिस दिन वो कार्य बंद हो जाए समझ लो राम नाम सत्य है, वो सजीव मृत हो जाएगा। आगे चलते हैं अपने कि एक प्रक्रम कैसे कार्य करते हैं, इसकी हमारे शरीर के अंदर क्यों जरूरत है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगा पोषण के प्रक्रम से। आपको मालूम है कि हमको जिंदा रहने के लिए हमको खाना जरूरी है। हम खाना क्यों खाते हैं? कभी भी आप 2-4 या 10 दिन खाना मत खाओ, आपके शरीर की स्थिति क्या है वो देखना, बराबर है। तो इसीलिए खाना हमारे शरीर के लिए जरूरी है। तो जो खाने के माध्यम से जो हम पोषण प्राप्त करते हैं, इसके वजह से हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। हम जो भी खाना खाते हैं, शुरुआत करता हूं मैं वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक पदार्थों में स्टार्च और मड बनाते हैं, जो मैंने आपको चैप्टर 15 के अंदर थोड़ा समझाया था, बराबर। तो ये चीनी और मड यानी कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड्स ये जो बनाते हैं, उसको उपभोक्ता जो दूसरे सजीव उपयोग में लेते हैं। ये जो हम फल, फ्रूट और पत्तियां या सब्जी खाते हैं, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है। हम खाना खाते हैं तो सीधा वो फल हमारे शरीर की कोशिकाओं के उपयोग में आता नहीं है, लेकिन उसके अंदर रहे हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैटी एसिड यानी चर्बी और लिपिड, ये सभी हमारे शरीर को कोशिकाओं के उपयोग में आ सके ऐसे स्वरूप में परिवर्तन करने के लिए पाचन की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? पाचन की क्रिया होती है। वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में समझाऊंगा। दूसरा है श्वसन की क्रिया। तो पाचन की क्रिया के माध्यम से जो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन वो पहुंचे, तो उसको वहां पे उसका विघटन और अपघटन करके उसको ग्लूकोज और ग्लाइकोजन स्वरूप में हमारी यकृत और कोशिका के अंदर संग्रह होता है, जिसकी वजह से कोशिका को ऊर्जा मिल सकती है और कोशिका अपना मरम्मत का और अन्य कार्य कर सकता है। तो ये ग्लूकोज और उसको अपघटन करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम मनुष्य के अंदर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन करके, विघटन करके हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। वो ऊर्जा से हमारा शरीर पूरा दिन कार्य कर सकता है और कोशिकाएं अपना मरम्मत कर सकती है। इसके लिए श्वसन की क्रिया जरूरी है। नेक्स्ट होता है वहन की क्रिया। तो आपके शरीर के अंदर जो तंत्र होते हैं वो अलग जगह पे होते हैं और वहां से उत्पन्न हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड और आपने जो श्वास लिया उसके अंदर ऑक्सीजन प्राप्त हुआ, वो शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंचाना जरूरी है, तो ही कोशिका अपना कार्य कर सकती है।
कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए हमको हमारे शरीर के अंदर वहन प्रक्रम होना चाहिए, वहन होना चाहिए। सामान्य तौर के ऊपर जो बहुकोषीय सजीव होते हैं, जो निम्न सजीव होते हैं, उसके अंदर विसरण के माध्यम से ये पहुंचाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है। लेकिन हम इंसान के अंदर विसरण के माध्यम से ये पहुंचाना असंभव है। विसरण के माध्यम से प्रत्येक कोशिका तक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को पहुंचाना है तो इंसान के अंदर सर से लेकर पांव तक उसको पहुंचाने में 3 साल लग जाएंगे। ये बहुत ही लंबा समय है। वैसा ना हो इसीलिए हमारे शरीर के अंदर वहन प्रक्रम होता है। मैंने अभी आपको वहन के बारे में समझाया। अब इन जो कोशिकाएं होती है तो जब अपना मरम्मत करती है या उसमें ऊर्जा प्राप्त करती है तब उसके अंदर अवशिष्ट पदार्थ भी पैदा होते हैं। ये सभी अवशिष्ट पदार्थ हमारे कोशिका और शरीर से बाहर फेंकना जरूरी है। ये अवशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं फेंकेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जहर पैदा हो जाएगा, जिसके माध्यम से उसका मृत्यु भी हो सकता है, हमारी तबीयत ज्यादा खराब भी हो सकती है। वैसा ना हो तो हमारे शरीर में से ये अपशिष्ट पदार्थ बाहर फेंकना जरूरी है। एक कोशिका सजीव के अंदर, थोड़े बहुत सजीव के अंदर विसरण के माध्यम से ये बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन मनुष्य जैसे बहु प्रक्रम वाले सजीव के अंदर यहाँ पे उत्सर्जन प्रक्रम होता है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के उत्सर्ग द्रव्य अथवा अवशिष्ट पदार्थ बाहर फेंकते हैं। तो ये हमारे अध्याय के अंदर हमको ये 4 प्रक्रम के बारे में पढ़ना है। मैं आपको एक के बाद एक इसके बारे में जानकारी देता जाऊंगा, पढ़ाऊंगा। ये आप ध्यान से सुनिए। शुरुआत करते हैं। पहला प्रक्रम पोषण। पोषण वो मैंने आपको चैप्टर 15 के अंदर समझाया था कि 2 प्रकार के मुख्य पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण पद्धति और दूसरा है विषम पोषी पोषण पद्धति। स्वपोषी पोषण पद्धति और विषम पोषी पोषण पद्धति। जैसे आप जानते हो कि स्वपोषी पोषण किससे कहते हैं? जो सजीव अपना खुराक खुद बनाए, अपने खुराक के लिए किसी और के ऊपर निर्भर ना हो, तो ऐसे सजीवों की पोषण पद्धति को स्वपोषी पोषण पद्धति कहा जाता है। दूसरे सजीव जो खुराक और पोषण के लिए दूसरे सजीवों पर आधारित है, उसको विषम पोषी पोषण पद्धति कहा जाता है। कौन सा? विषम पोषी पोषण पद्धति कहा जाता है। स्वपोषण केवल वनस्पति और नील आदि शैवाल में ही देखने मिलती है। स्वपोषी पोषण पद्धति के लिए उनके अंदर क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिसके माध्यम से अपना खुराक खुद बनाते हैं। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है? उसके अंदर नील हरे और अथवा क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके अंदर एक क्लोरोफिल की रचना होती है। आपने देखा होगा पेड़ और वनस्पतियों की पत्तियां हरे रंग की होती है। इस हरे रंग की पत्तियों का कारण होता है कि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अथवा क्लोरोफिल होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट वनस्पति को हरा रंग देता है। तो ये हम एक पत्ती का में अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ एक तिरछा मैंने उसको कटिंग करके लिया हुआ है, इसकी मैंने आकृति बनाई है। ये आपकी क्या है? पत्ती है। पत्ती की रचना आपने देखी होगी। पत्ती के अंदर ये पत्ती है,
ये इसके अंदर पर्णपटल, जो हरे रंग का आपको रंग दिखते हैं ना, उससे पर्णपटल कहते हैं। बीच में एक लंबी शिरा होती है, उसे बोलते हैं मध्य शिरा। उसके अंदर, शिरा के अंदर जल और पानी के वहन के लिए, जल पानी और अन्न के वहन के लिए फ्लोएम और जाइलम संवहन मंडल होता है। फ्लोएम उसका अन्नवाहक ऊतक है, जिसकी मदद से जो पत्तियों में खुराक पैदा होता है उसको मूल तक पहुंचाया जाता है। जैसा पहला मैंने बताया कि हर एक कोशिकाओं को अनुरक्षण करना पड़ता है, उसके लिए उनको पोषण चाहिए और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट चाहिए, जिसकी मदद से ही वो अनुरक्षण का कार्य कर सकते हैं। तो पत्तियों वनस्पति को भी विकास के लिए एक खुराक जरूरी है, तो पत्तियों में पैदा हुआ खुराक मूल तक फ्लोएम के माध्यम से पहुंचाया जाता है। दूसरा होता है जाइलम। जैसे आपको मालूम है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पानी जरूरी है, तो मूल में से शोषित किया हुआ पानी पत्तियों तक ऊर्ध्व दिशा में पहुंचाना जरूरी है। उसके लिए यहाँ पे जाइलम की रचना होती है। वो आपने नाइक में पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं यहाँ पे। और ये मध्य शिरा है और ये छोटी छोटी शिरा है और के अंदर होती है। अब ये उसका पेशा मैंने यहाँ से काटा हुआ है, उसका मैंने बड़ा स्वरूप यहाँ पे बनाया हुआ है। एक उसके अंदर कौन से प्रकार की कोशिकाएं होती है, उसकी रचनाएं कैसे होती है। पत्तियों के अंदर एक तिरछा जो है, यहाँ ये ऊपर का भाग है, नीचे का भाग है। तो सबसे ऊपर क्या होता है, मोमी क्यूटिकल पड़। अरे पत्तियां दो देखी होगी, पत्तियां की सतह थोड़ी चिकनी होती है, तो ये इस तरह की वजह से होती है, जिसके पानी क्या होता है, उसको टिकता नहीं है, नीचे गिर जाता है। दूसरा, उसके नीचे जो होता है ऊपरी बाह्य त्वचा। इसके नीचे ये कोशिका है, क्या होती है, कोशिका होता है, ये मध्य त्वचा है। इसके अंदर वायु कोश है, क्या है, वायु कोश है, जिसके माध्यम से वो श्वसन की क्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट, सबसे नीचे ये द्वार कोशिका दिख रही है आपको। ये द्वार कोशिका के माध्यम से जो आपकी वायु रंध्र है उसे खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। उसको खोलना और बंद करना जरूरी क्यों है, मैं आपको समझा रहा हूं अभी। अब और सबसे नीचे क्या होती है, निचली बाह्य त्वचा होती है। ये दो बाह्य है, ये मध्य त्वचा है। ये पत्ती का अनुप्रस्थ काट है, तिरछा काट है। अब आपने सुना होगा कि पत्तियों के अंदर स्वपोषी पोषण पद्धति क्या होती है, पत्तियों के अंदर स्वपोषी पोषण पद्धति होती है। ये स्वपोषी पोषण पद्धति के लिए उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते, क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कैसे होती है, तो उसका सूत्र है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से वनस्पति अकार्बनिक पदार्थ, एक अकार्बनिक पदार्थ है, उसका सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में उसका ग्लूकोज यानी जटिल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तन करती है, जो पत्तियों के अंदर स्टार्च, पत्तियों और फलों के अंदर मंड और ग्लूकोज के स्वरूप में संग्रहित होता है। जैसे आपने सुना है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन मुक्त करती है। तो ये ऑक्सीजन मुक्त हो रहा है,
जिसकी वजह से दुनिया के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। ये पेड़ और पौधे नहीं होते तो आज पृथ्वी पर जीवन सृष्टि होती ही नहीं। इसलिए पेड़ और पौधे काटने चाहिए नहीं, क्योंकि वो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बनाए रखते हैं। आगे और साथ में पानी भी मुक्त होता है, जो वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से हवा में चला जाता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अंदर मुख्य 3 चरण जुड़े हुए हैं। कितने चरण जुड़े हुए हैं? 3 चरण जुड़े हुए हैं। इसके अंदर सबसे पहला चरण वनस्पति के पत्तियों में रखा हुआ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। उसकी वजह से सूर्य प्रकाश का ऊर्जा का शोषण, प्रकाश की ऊर्जा क्या होता है? शोषण। क्या होता है? शोषण होता है। तो प्रकाश जो सूर्य होता है उसमें प्रकाश ऊर्जा का शोषण क्लोरोफिल के माध्यम से होता है। चरण नंबर 1, क्योंकि मुझे ये कार्य करने के लिए सूर्य प्रकाश चाहिए, कौन शोषित करेगा? क्लोरोफिल। ओके। दूसरा चरण है प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन। तो आपकी प्रकाश ऊर्जा की उसका ये रासायनिक ऊर्जा यानी ग्लूकोज में उसका परिवर्तन हुआ, तो यहाँ ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। प्रकाश ऊर्जा का स्थानांतरण रासायनिक ऊर्जा में हुआ और वो ग्लूकोज के रूप में संग्रहित होती है। इसीलिए वनस्पति को उत्पादक कहा जाता है। ग्लूकोज का यहाँ निर्माण हुआ है, ये हमारे शरीर के अंदर संभव नहीं है। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, उसका अपचयन ये कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हुआ। क्या हुआ? अपचयन हुआ। ये 3 स्टेप के माध्यम से वहां पे खुला का निर्माण होता है। अब ये फल और पत्तियों के रूप में ये संग्रहित होता है। कोई भी सजीव दूसरा उसको ग्रहण करता है तो ये ऊर्जा का स्थानांतरण उसमें प्राथमिक उपभोक्ता के अंदर होता है। ओके। अब हम आपको समझाएंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जैसे मैंने बताया कि क्लोरोप्लास्ट नीलहरित द्रव्य होता है। ये आपको नीलहरित जो द्रव्य होता है उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जो प्रकाश ऊर्जा का शोषण करता है और जिसका परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से ग्रहण करना है। तो हमको हमारे शरीर के अंदर नाक की रचना होती है, जिसके माध्यम से श्वसन की क्रिया करते हैं। लेकिन वनस्पतियों में ये क्रियाएं कैसे होती है? वनस्पतियों में ये क्रियाएं करने के लिए वायु रंध्र की रचना होती है। कौन सी रचना होती है? वायु रंध्र की रचना होती है। यहाँ पे पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे वायु रंध्र होते हैं। ये पत्ती है और इसके अंदर ये वायु रंध्र की रचना है। जब ये आपको दिखा रहा हूं मैं द्वार कोशिकाएं, ये 2 द्वार कोशिकाएं है। क्या है? द्वार कोशिकाएं, जिसके माध्यम से वायु रंध्र बंद होता है, खुलता है, बंद होता है, खुलता है। ये द्वार है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना होता है तब यहाँ वायु रंध्र के अंदर पानी बढ़ता है। वो पानी कहाँ से आएगा? मूल से आएगा। तो यहाँ पे पानी भरने से दबाव की वजह से ये द्वार कोशिकाएं जो होती है वो क्या होती है? फूल जाती है। क्या होती है? फूल जाती है, जिसकी वजह से वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उपयोगी है। जब ये क्रिया पूरी हो जाए, क्या हो जाए, पूरी हो जाए, तो इसमें पानी भाव में चला जाएगा, तो वो क्या होगा, वायु का सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो ये द्वार कोशिका ये वायु तंत्र को बंद कर देगी। तो यह खुलने की और बंद करने की क्रिया होती है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कर सकते हैं। उसकी वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का वहन होता है। तो आपका ये वीडियो 1 का मैं आपको आगे वीडियो 2 में समझाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको जो मैंने समझाया वो पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर और तैयारी करते रहें। बाय, सी यू।